आदरणीय एनपी सिंह जी ने आपको शिक्षा का दर्शन, संस्कृति का दर्शन और भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में ब्रीफ जानकारी दी। वैचारिक तौर पर भारतीय शिक्षा बोर्ड की क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है। और देखिए, ये जो सारा नैरेटिव घड़ा गया है, अभी अंग्रेजों को भारत से लूट करनी थी। देखिए, सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान में हम पहले नंबर पर रहे हैं। इसलिए नहीं कह रहे कि हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं पूरी दुनिया में हम सर्वोच्च शिखर पर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मानवीय सभ्यता यहीं पर पनपी है। ज्ञान विज्ञान सबसे पहले, सभ्यता संस्कृति हमारे यहीं रहा है और यहीं से पूरी दुनिया में फैला है। ये कोई अतिशयोक्ति की या आत्मवंचना की बात नहीं है। अभी है क्या कि हम अपनी ठीक बात नहीं कह सकते। आपने देखा होगा कि हिंदू या सनातनी बहुसंख्य हैं, लेकिन बहुसंख्य होते हुए भी अखबार में कहीं कोई मारपीट की घटना होती है तो समुदाय विशेष लिख दिया जाता है। नैरेटिव क्या घड़ा गया है कि अत्याचारी को यह बताया जा रहा है कि इसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, दंगे फसाद कुछ होता है। नैरेटिव ऐसा है कि भारत की जितनी फिल्में बनती हैं, उन फिल्मों में साधु का, संत का, भारतीय संस्कृति का, हमारी परंपराओं का, हमारे भगवानों का अपमान किया जाता है। पुस्तकों के माध्यम से हमें ठीक इतिहास पढ़ाया नहीं गया। इतिहास के नाम पर मुगलों को महान बताया जाता है। मुगल जिस अफगानिस्तान से, ईरान से, जिस कंधार से, काबुल से आए, वहां पर क्या आपने कोई बिल्डिंग आज भी देखी है? आज भी वहां पर कोई अच्छी बिल्डिंग है? और अगर आज वहां पर कोई अच्छी बिल्डिंग नहीं है और वहां पर उन्होंने कोई अच्छी बिल्डिंग नहीं बनाई, तो लाल किला, ताजमहल वो कैसे बना सकते हैं? सही बात है। उनके काबुल कंधार में एक टॉयलेट भी नहीं बना हुआ। तो एक गहरा नैरेटिव क्या घड़ दिया गया विचारों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, कि भारत के अंदर जितना भी है वो सब खराब है। सनातन संस्कृति खराब है, सनातन धर्म खराब है। अभी क्योंकि ये तो आंतरिक हम बात कर रहे हैं, अब बकरीद आती है। बकरीद के ऊपर अखबार में फोटो क्या छपती है? दो छोटे बच्चे टोपी पहने हुए गले मिल रहे हैं। ये और भाईचारे का पर्व है। ये संदेश आता है कि नहीं आता? भाईचारे का क्या बोलते हैं? भाईचारे का हमारा ईद का त्योहार बोलता है, कोई पर्व बोलता है। तो ये अखबार की फोटो सब में वो लाल गलियां नहीं दिखाई जाती। नैरेटिव घड़ा जाता है और नैरेटिव के आधार पर ही पूरी दुनिया चलती है। जैसे अंग्रेज हमें लूटने के लिए आए, हमारे यहां सोना चांदी बह बहकर आता था, कपड़ा बनाना सबसे पहले हमें आता था, मसाले हमारे पास थे। अभी भी भारत का खाना, आप साउथ कोरिया का खाना देख लीजिए, जापान का देख लीजिए, आप यूरोप के किसी देश का खाना देख लीजिए, आप यूके का देख लीजिए, यूएसए का देख लीजिए, अभी भी उनके खाने के अंदर वैरायटी नहीं है। और हमारे यहां बहुत जबरदस्त वैरायटी रही है, मसाले हमारे यहां रहे हैं। तो हम सब ज्ञान विज्ञान के शिखर पर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों के पास खुद कुछ नहीं था, खाने के लिए रोटी नहीं थी, तो उन्होंने कोई भारत की खोज नहीं की। भारत में आना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि भारत के व्यापारी अपने मसाले, अपने कपड़े जब यूरोप के बाजारों में बेचते थे तो उनको कई गुना, 20-20 गुना तक प्रॉफिट होता था। मतलब 1 रुपए की चीज लेकर भारत से चले, खर्चे निकालकर उनको 20 रुपए मिलते थे, इतना प्रॉफिट था। तो ये व्यापार के रास्ते की अंग्रेजों को यह लगा कि हमें भी भारत का रास्ता खोजना है, और भारत का रास्ता खोजकर हम यूरोप के दूसरे देशों से व्यापार करेंगे तो हमारे देश की गरीबी दूर हो जाएगी। वहां के राजा अपने खर्चे से, वास्को डिगामा को पुर्तगाल के राजा ने अपने खर्चे से जहाज देकर, सेना देकर, बहुत सी संपत्ति देकर भेजा था, और यह कहा था कि यदि भारत का रास्ता नहीं ढूंढा तो अगर वापस आ गया तो तुझे सूली के ऊपर चढ़ा देंगे। मतलब वो कोई कुछ ढूंढने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए नहीं आए थे। तो अपने भारत के सोने चांदी को देखकर, भारत की वैभवता को देखकर वो भारत को लूटने के लिए आए, और भारत को उन्होंने खूब लूटा। अच्छा, ये मुगल जो आए, ये कोई भारत में कल्याण करने के लिए आए? इनके यहां कुछ भी नहीं था, ये भारत को लूटने के लिए आए थे। और जब ये देखा कि लूट कर वापिस जाएंगे तो थोड़ा ले जा सकते हैं, तो यहीं पर बस गए।
तो सारे लोग जो विदेशी आए, अच्छा हम किसी दूसरे देश में क्यों नहीं गए? जिसके घर में रोटी है, जिसका घर का मकान अच्छा है, जो सुख से रहता है, वो कभी अपना घर छोड़ता है? घर छोड़कर कौन जाता है? वही जाता है जिसको रोजगार और रोटी नहीं होती, जिसको असुरक्षा होती है। हमने कोई मुगलों को बुलाया नहीं था कि उनके पास कोई विज्ञान टेक्नोलॉजी हो। अपने भारत के भी आईआईटी आईआईएम के इंजीनियर जाते हैं, लेकिन उनको अमेरिका बुलाया जाता है कि अमेरिका जैसा देश, सिलिकॉन वैली उनके ब्रेन के बिना चल नहीं सकती, तो वो सम्मानजनक तरीके से जाकर वहां पर उनको ऑन कॉल बुलाया जाता है। लेकिन भारत ने किसी को बुलाया नहीं, फिर भी लोग आते रहे। अब अंग्रेज भारत में आए, भारत की लूट की। अब अंग्रेजों को लगातार लूटना था, तो अपनी लूट को जस्टिफाई करने के लिए कि भारत के अंदर तो पहले मुगल आते रहे, उससे पहले भारत के जो मूल निवासी हैं उनके ऊपर भी क्या आरोप लगाया कि हजारों साल पहले यहां पर दूसरे लोग रहते थे, आर्य नाम की एक जाति आई और उन्होंने उनकी हत्या कर दी, उनको मार दिया और वो यहां पर रह गए। तो इसका मतलब यह है कि कुछ हजार साल पहले तुम यहां पर लूटने के लिए आए थे, अब हम आ गए तो कौन सा गलत है? अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए तो अंग्रेजों ने ये षड्यंत्र रचा। तो ये सारे नैरेटिव सेट किए जाते हैं। पहले नैरेटिव जो चलते थे, पहले नैरेटिव एक दूसरे की बातचीत में चलते थे, नैरेटिव पुस्तकों में चलते थे, धर्म के आधार पर, धार्मिक ग्रंथों के आधार पर चलते थे, शिक्षा के आधार पर चलते थे, आज भी चलते हैं। उसके बाद समाचार पत्रों के माध्यम से चलने लगे, टीवी के माध्यम से चलने लगे, और आज आधुनिक युग में सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर अपना नैरेटिव सेट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप खोलें, फेसबुक खोलें, अखबार खोलें, टीवी खोलें, आपको जो दिखाई दे, आपको यदि बंगाल का मुद्दा दिखाई दे तो आपको लगेगा कि बंगाल में जो गलत हुआ सबसे बड़ी घटना यही है, और अगर उस घटना को दबा दिया जाए, उसकी जगह कोई और झूठी घटना दिखा दी जाए, तो आपको क्या लगेगा कि सारा मुद्दा वही है। और ये सब नैरेटिव सेट किए जाते हैं। अभी जैसे इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई होती है ना, तो इजराइल को तभी भी आपको इजराइल की गलतियां दिखाई देती हैं। मैं फिलिस्तीन का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इजराइल का अमेरिका के ऊपर प्रभाव है, और जो यहूदी कौम है उन्होंने सारी इंटेलिजेंस के ऊपर कब्जा किया हुआ है। फेसबुक, गूगल, यूट्यूब उनसे बाहर नहीं है, इसलिए वो भी अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपना एल्गोरिथम ऐसा सेट करते हैं कि उनकी खबरें नहीं जाती और उनको पीड़ित दिखाया जाता है। इजराइल के ऊपर हमला हुआ तो 1200 मरे थे, उसके बाद इजराइल 70,000 तो मार चुका है, लेकिन 70,000 मारने के बाद भी वो अपने आप को क्या दिखा रहा है कि हम तो पीड़ित हैं, पहला हमला हमारे ऊपर हुआ। उस एक हमले की आड़ में पिछले 2 सालों से हमले जारी हैं, और आसपास की पूरी गाजा पट्टी को जब तक वो खत्म नहीं कर देगा तब तक वो रुकने वाला नहीं है। तो सारा नैरेटिव का खेल है। तो अपने यहां बहुसंख्य समाज, हमारे वेद, दर्शन, सनातन, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति, हम जो मानने वाले हैं, जो वैदिक धर्मी हैं, जो सनातनी हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, जो राष्ट्र से प्रेम करने वाले हैं, उनकी आवाज को, उनके नैरेटिव को दबा दिया जाता है। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हमें अपनी बात कहनी है। योग आज अगर जन जन तक पहुंचा है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। बुरी चीजों का प्रचार प्रसार करने के लिए लोग मीडिया का सहारा लेते हैं, हमें अच्छी चीजों का मीडिया के सहारे प्रचार प्रसार करना है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें प्रचार प्रसार करना है। आज का जो सत्र है वो सोशल मीडिया का सत्र है। सोशल मीडिया के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए, 1857 की जब क्रांति हुई, 17वीं 18वीं शताब्दी में जब प्रेस आई, उससे पहले मुनादी करके एक दूसरे से बातचीत करके मुद्दा बनाया जाता था। जब 17वीं 18वीं शताब्दी में पहले साइक्लोस्टाइल आया, उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस आई, तो अखबारों के माध्यम से मुद्दा बनता था। उसके बाद रेडियो आया तो रेडियो से मुद्दा बनने लग गया। अभी 1991 के आसपास जब सैटेलाइट टीवी आया 1990 के दशक में, तो न्यूज चैनल आए, तो न्यूज चैनल के ऊपर जो खबर दिखाते थे वो मुद्दा बनने लग गया। लोग अखबार का वेट नहीं करते थे, जो न्यूज चैनल में आता था वही मुद्दा बन जाता था। आपको ध्यान होगा कि कई न्यूज चैनल्स ने कुछ साल पहले, 15-20 साल पहले दिखाया कि बिना ड्राइवर के एक कार चल रही है, तो पूरे न्यूज चैनल उसी को दिखा रहे थे, सब तक वो खबर पहुंची। बाद में पता लगा कि व्यक्ति साइड में बैठ के उसको चला रहा था। ऐसे ही एक बच्चा गड्ढे में गिर गया। हर साल
लगभग 10,000 बच्चे गड्ढों में गिर जाते हैं, उनकी कोई खबर नहीं। लेकिन एक प्रिंस गड्ढे में गिरा था, कहां, करनाल या कुरुक्षेत्र में, शाहबाद में, तो उसकी खबर दिखाई सारे चैनल्स ने, और सारे चैनल्स 3 दिन तक वहीं पर डटे रहे, और पूरी देश और दुनिया की वो एक दुर्घटना थी, लेकिन उसको एक राष्ट्रीय दुर्घटना बना दिया गया। दुर्घटना तो उससे बड़ी बड़ी भी होती हैं। तो ये सब मीडिया मुद्दे बनाने का काम करता है। रेडियो को घर घर तक पहुंचने में, लोकप्रिय होने में, रेडियो जब आविष्कार हुआ तो 48 साल लगे। टीवी को घर घर तक पहुंचने में 14 साल लगे। सोशल मीडिया को लोकप्रिय होने में, ये फेसबुक, ट्विटर, ऑरकुट उससे पहले जब ये बनाई गई, याहू का मैसेंजर आता था, उसके चैट बॉक्स होते थे। ये मैं बात कर रहा हूं 1997-98 से लेकर 2002, 3, 4 तक। 2004-5 के बाद फिर फेसबुक चलने लग गया। तो उस समय तो फेसबुक को लॉन्च होकर करोड़ों की संख्या तक पहुंचने में केवल 9 महीने लगे। इसका मतलब क्या है कि सोशल मीडिया की जो रीच है वो बहुत फास्ट है। आप अपने विचारों को बहुत कम खर्चे में प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अगर हम आज देखें कि अखबार कितने लोग पढ़ते हैं, तो सोशल मीडिया के एक बड़े पेज की जितनी रीच या जितने लोग पढ़ने वाले होते हैं, उतने किसी नेशनल लेवल के अखबार को पढ़ने वाले भी नहीं होते। सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं तो इसमें सारे प्लेटफॉर्म आते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत से षड्यंत्र भी किए जाते हैं। सोशल मीडिया की मैं बात करूं तो सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे आप अभी देखेंगे कि भारत सरकार के विरुद्ध भी षड्यंत्र होता है। अभी थोड़े दिन पहले ट्विटर ने लगभग 2 लाख अकाउंट ऐसे पकड़े जो चाइनीज नैरेटिव को सेट करते थे। जैसे चाइना अब क्या कहता है, अरुणाचल प्रदेश मेरा है, अब उसको इस बात को स्थापित करना है, तो वो पूरी दुनिया के 100-200 करोड़ लोगों के माइंड में ये डाल दे तो लोग क्या समझेंगे, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत चाइना का है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से एक नैरेटिव सेट किया जाता है। चाइना हमारे पड़ोस में जो देश है, वहां पर गूगल नहीं है, फेसबुक भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है, व्हाट्सएप भी नहीं है, ट्विटर भी नहीं है, इंस्टाग्राम भी नहीं है। वो बाहर की किसी, अमेरिका या यूरोप की किसी कंपनी के किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अलाउ नहीं करता। उसने फेसबुक को देखा और फेसबुक जैसी एप्लीकेशन अपने यहां चाइना में बना दी, और चाइना के लोगों को कहा कि आपको फेसबुक का प्रयोग नहीं करना, केवल इसी एप्लीकेशन का प्रयोग करना है। व्हाट्सएप चाइना में नहीं चलता, व्हाट्सएप की जगह वी चैट उन्होंने अपनी बनाई हुई है, वही चलती है। मतलब चाइना दूसरे देश की एप्लीकेशन को, प्लेटफॉर्म को अपने देश में एंट्री नहीं देता, लेकिन खुद दूसरे देशों के प्लेटफॉर्म को प्रयोग करके दूसरे देशों की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करता है। ट्विटर ने जब देखा कि 2 लाख अकाउंट चाइनीज गवर्नमेंट चला रही है, और उन अकाउंट से क्या कर रही है कि जैसे कोरोना फैलाने में चाइना की भूमिका रही, तो वो अकाउंट कोरोना फैलाने का आरोप लगाने वाले ऐसी पोस्ट को कम करने के लिए और चाइना को क्लीन चिट देने का काम कर रहे थे। ऐसे 2 लाख पकड़े गए। चाइना का प्रोपोगंडा फैलाते थे, चाइना को जो चीज स्थापित करनी होती थी उस विचार को प्रचार प्रसार करने में ये ट्विटर के अकाउंट लगे हुए थे। सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे, देखिए, नैरेटिव सेट किया जाता है। आप पहली पिक्चर देखिए, पहली पिक्चर दिखाई जाती है तो पहली पिक्चर देखकर यह लगेगा कि कहीं कोई बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। जितने वामपंथी राष्ट्र विरोधी तत्व हैं वो ऐसा शो करते हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर रोहिंग्या का मामला हो या कोई भी राष्ट्र का मामला हो, उसमें शो ऐसा किया जाता है कि हमारे ऊपर ऐसा अत्याचार हो रहा है, और जब रियलिटी चेक करते हैं तो वो ऐसी मिलती है। तो ऐसे चीजों को घुमाया जाता है। ये एक पिक्चर से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सोशल मीडिया का प्रयोग करके कैसे नैरेटिव सेट किया जाता है। कश्मीर में जो आतंकवाद फैला, तो लोगों को आतंकवादी बनाने के लिए क्या दिखाया जाता था, फर्जी क्लिप बनाई जाती थी कि भारत की सेना, भारत के लोग मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, तुम बंदूक उठा लो, पैसे भी मिलेंगे और धर्म की रक्षा करोगे। तो प्रोपोगेंडा से, देखिए, हिटलर ये मानता था कि एक युद्ध तो गोली से लड़ा जाता है और दूसरा युद्ध दिमाग से लड़ा जाता है, और वो विचारों के साथ खेलकर लड़ा जाता है। तो प्रोपोगेंडा का बहुत बड़ा महत्व है। युद्ध में प्रोपोगेंडा करके युद्ध जीता भी जाता है और युद्ध हारा भी जाता है, दुश्मन को हराया भी जाता है।
हम अमेरिका को देखेंगे तो अमेरिका सारा प्रोपोगेंडा की वार भी साथ साथ करता है। जितनी बड़ी कंपनियां हैं, जितने बड़े टूल हैं, उनको अमेरिका इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। अब देखिए, थोड़े दिनों पहले कोरोना काल में एक इंसिडेंट हुआ था कि ओमान की राजकुमारी के नाम से एक फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाया गया और उससे कहा गया कि हम भारत के जितने भी लोग सऊदी अरब में काम करते हैं उनको वहां से बाहर निकालेंगे। बाद में जांच की गई तो ये अकाउंट फर्जी मिला और इस फर्जी अकाउंट के माध्यम से भारत और सऊदी अरब के रिश्तों को खराब करने की एक षड्यंत्र करने की योजना चल रही थी। उसके बाद अभी देखिए, ये अच्छी बात है कि कम से कम भारत के अंदर अब जितने सरकारी अधिकारी या मशीनरी है वो जिम्मेदारी से काम करता है। ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो उसको इग्नोर नहीं किया जाता, उसका वेरिफिकेशन करके उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो भारत ने एक ही दिन में उसकी इन्वेस्टिगेशन की और ये पाया कि ये फर्जी ट्वीट था, फर्जी हैंडल था, उसको जस्टिफाई किया गया। अभी देखिए, चाइना के अंदर चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, पीएलए जिसको चाइना की आर्मी को बोलते हैं, वो पीएलए अपने तिब्बत बॉर्डर पर जो भारत के साथ झड़प होती है वो ये कहती है कि सोशल मीडिया में चाइना की आर्मी का प्रमोशन करो ताकि चाइना के अंदर देशभक्ति की भावना बढ़े। और चाइना ऐसा देश है कि वहां पर आप चाइनीज सरकार का विरोध नहीं कर सकते। यहां तो आप किसी सीएम को, पीएम को गाली दे सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, कार्टून बना सकते हैं, वहां आप चाइनीज गवर्नमेंट का विरोध नहीं कर सकते। विरोध करने का अधिकार नहीं है। अखबार और टीवी चैनल भी सरकार के हैं। अखबार और टीवी चैनल भी वही दिखाते हैं जो सरकार सेंसर करके उनको दिखाना चाहती है। उससे बाहर चाइना में कोई अपनी मन मर्जी से अपने देश, अपनी सरकार के विरुद्ध कोई पोस्ट करने की हिम्मत नहीं कर सकता। चाइना के अंदर यह पॉलिसी है। और चाइना के अंदर इतना तक टेरर रहा है कि किसी एक परिवार में किसी एक व्यक्ति ने अपने घर के व्यक्ति के साथ अपने देश के विरोध में कोई बात की तो उसके घर का उसका भाई, चचेरा ममेरा भाई, उसका फूफा, बुआ, मामा या सगा भाई ने जाकर चाइनीज गवर्नमेंट को शिकायत कर दी तो उस व्यक्ति को रातों रात गायब कर दिया जाता और उसका पता नहीं मिलता। अभी एक जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ना, अलीबाबा, अलीबाबा का जो मालिक है वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में 20-30 व्यक्तियों में उसका नाम आता है। उसने कुछ अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल दिया तो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने के बाद उसके मालिक को गायब कर दिया। वो 6 महीने 1 साल तक कहीं दिखाई नहीं दिया। आज भी उसका कहीं कोई पता नहीं लग रहा। तो चाइना के अंदर इतनी सख्ताई है, लेकिन इतनी सख्ताई होने के बाद भी वो मीडिया का प्रयोग करता है और मीडिया का प्रयोग करके अपने देश के अंदर वो ये लोगों को ये अपील करता है कि आप चाइनीज गवर्नमेंट के, चाइनीज आर्मी के पक्ष में, अपने देश के पक्ष में आप ट्वीट करो, सोशल मीडिया के ऊपर प्रचार करो तो आपको गलवान घाटी का हम पत्थर उपहार में देंगे, गिफ्ट में देंगे। तो दुश्मन देश, दुश्मन विचारधारा के लोग देश के अंदर वैदिक धर्म, संस्कृति, सनातन, योग, आयुर्वेद विरोधी शक्तियां तंत्र का पूरा प्रयोग करती हैं, लेकिन हम उदासीन बैठे हुए हैं। जो हमारे विरोधी लोग हैं वो बहुत बड़ी संख्या में नहीं है। योग, आयुर्वेद, पतंजलि या देश का विरोध करने वाले लोग बहुत थोड़े हैं, लेकिन हम अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार नहीं करते तो बुरी चीजें दिखाई देती हैं और अच्छी चीजें दिखाई नहीं देती। ये देखिए, इसमें साफ लिखा है कि पोस्ट शेयर करने पर पत्थर गिफ्ट दिया जाएगा। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? तो जब चाइना वाले अपनी आर्मी की पोस्ट को शेयर करने के लिए गलवान घाटी का पत्थर गिफ्ट दे सकते हैं और वो अपने लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, तो क्या हमें अपने देश के अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया में नहीं करना चाहिए? लेकिन हम करते हैं क्या? रेगुलर नहीं करते ना। कितनी देर लगती है एक पोस्ट को शेयर करने में, एक लाइक करने में, एक रीट्वीट करने में, एक कमेंट करने में। तो हमें अपनी क्षमताओं का पूर्ण रूपेण प्रयोग अपने देश, धर्म और संस्कृति के लिए करना है। अभी देखिए, देश के अंदर बायकॉट पतंजलि चलता रहता है। बहुत बार ऐसे ट्रेंड चलाए जाते हैं ट्विटर के ऊपर कि पतंजलि को बायकॉट करो। फिर जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो पतंजलि की सेवा का ट्रेंड चलाते हैं। तो आप में से ऐसे कौन कौन है जो ट्विटर का प्रयोग करते हैं? फेसबुक का प्रयोग कौन कौन करते हैं? व्हाट्सएप का प्रयोग कौन कौन करते हैं? इंस्टाग्राम का, यूट्यूब में चैनल किस किस ने बनाया हुआ है? थोड़े लोगों ने बनाया हुआ।
तो चलिए, आप व्हाट्सएप का और फेसबुक का प्रयोग ज्यादा करते हैं तो उसको भी देश के लिए प्रयोग करें, योग आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग करें। और जो ट्विटर का प्रयोग नहीं करते, देखिए जो मुद्दा बनता है ना, वो फेसबुक के ऊपर कुछ पोस्ट हो उससे मुद्दा नहीं बनता देश में। व्हाट्सएप के ऊपर आप कुछ भी भेजें, 1000, 2000, 5000, 10,000 लोगों को, वो मुद्दा नहीं बनता। लेकिन ट्विटर के ऊपर जब कोई चीज पोस्ट होती है और उसका ट्रेंड बनता है तो वो मुद्दा बनता है। उसके ऊपर न्यूज चैनल और अखबार भी उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो आप और हम यदि अपनी देश की अच्छी चीजों का प्रमोशन करना चाहते हैं तो हमें ट्विटर का प्रयोग भी करना है। ट्विटर के प्रयोग का करने का लाभ क्या है कि आप ट्विटर का प्रयोग करके किसी कंपनी को, किसी बड़े व्यक्ति को मेंशन करें तो वो उसको दिखाई देता है, उसको पता लगता है। तो ट्विटर बौद्धिक वर्ग का टूल है। देखिए, जनता क्या बात करे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा क्या होता है कि जब कोई बड़ा व्यक्ति, बुद्धिजीवी व्यक्ति, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति मिलजुल के 10, 20, 50 व्यक्ति जब बात करते हैं तो उसका मुद्दा बनता है। ये जो सनातन विरोधी लोग, कम्युनिस्ट लोग क्या करते हैं कि कहीं कोई एक घटना चोरी की हो गई, किसी एक दिल्ली के चर्च में कोई एक शीशा टूट गया किसी बच्चे की बॉल लगने से, उसको वो हमला बता देंगे कि हमारे ऊपर हमला हुआ। उसकी देखा देखी 10-20 बड़े व्यक्ति बयान दे देंगे। 1-2-4 खिलाड़ियों से, पद्मश्री विजेताओं से या कोई फिल्म स्टारों से वो बयान दिलवा देंगे। कोई तख्ती पकड़ के खड़ा हो जाएगा, कोई कहेगा कि भारत के अंदर असुरक्षा का माहौल है। और इन्हीं छोटी चीजों से बिना किसी बात का बतंगड़ बनाए ये लोग हम राष्ट्रवादियों के ऊपर हावी रहते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन का प्रयोग करके, अपने ब्रेन के प्रयोग से मुद्दा है, मुद्दे को डाइवर्ट कर देते हैं और झूठे मुद्दे पैदा कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते?